वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीडीआरआई के बारे में है, दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सीडीआरआई ने अभी हाल ही में यूएस8 के साथ एक पार्टनरशिप करी है। यूएस8 का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इस कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के साथ ही एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फॉर्मेशन रहा सीडीआरआई का, बेसिकली हम सीडीआरआई के बारे में बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बनी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था नहीं है। 23 सितंबर 2019 को इस संस्था को बनाया गया। मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है, मतलब कई सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि कई सारी सरकारें, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज या प्रोग्राम्स, कई सारे मल्टीलैटरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस। तो कई सारे स्टेक होल्डर्स सीडीआरआई में एक साथ आते हैं। जो सीडीआरआई है इसे नेशनल गवर्नमेंट्स ही मैनेज करती हैं, जहाँ पे नॉलेज को जनरेट भी किया जाता है और डिजास्टर रेजिलियंस के संबंध में या उसके रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके संबंध में हम डिफरेंट एस्पेक्ट पर बातचीत करते हैं। डिजास्टर रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिजास्टर आने की संभावना है तो उसको हैंडल करने या सहने की क्षमता कितनी आपने डेवलप कर रखी है, दैट इज डिजास्टर रेजिलियंस। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। मार्च 2021 के मुताबिक 29 मेंबर्स हैं सीडीआरआई में, जिसमें 22 तो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सीडीआरआई को ज्वाइन कर रखा है। बात करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसको अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कॉन्फ्रेंस है, ये एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसे सीडीआरआई किसी अन्य एंटिटी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च करती है, तैयार करती है। तो अभी तो देखिए ये यूएस8 की पार्टनरशिप के साथ हो रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसने अभी हाल ही में कहा कि वो इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो हमसे गेहूं खरीदेंगे, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर रसो यूक्रेनियन वॉर की वजह से फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। WFP की बात करेंगे। 1961 में इस संस्था को बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस का फूड असिस्टेंस ब्रांच है और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है जो फूड सिक्योरिटी की दिशा में काम करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये हंगर को और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहा है। ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी पार्ट होता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड एड देता है, ना केवल फूड की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, चाइल्ड मोर्टेलिटीज, मैटरनल हेल्थ डिसीज को कॉम्बैट करना, HIV और एड्स को कॉम्बैट करना, इनके लिए भी ये लगातार काम करते हैं। ये देखिए 2 और रोम बेस्ड यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है। पहला है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो मदद करता है देशों को कि वो ऐसे लेजिस्लेशंस बनाए जहां पर एग्रीकल्चर बेहतर हो और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। दूसरा IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये पूरा जो गरीब रूरल एरियाज हैं उनमें फाइनेंस करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। पैसा कहाँ से मिलता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? पैसा तो देखिए वॉलंटरी डोनेशन से ही आता है। ज़्यादातर ये डोनेशंस सरकारें देती हैं, हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स भी फिलैंथ्रोपिक ग्रांट से दिया करते हैं, तो वो भी इनकी आय का एक स्रोत होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में है। सिंथिया रोजेनजेविक ये नासा की क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी लंबा समय बिताया है अपने पूरे करियर का इस बात पर कि जो क्लाइमेट चेंज हम फेस कर रहे हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं कि फूड प्रोडक्शन बेहतर हो जाए और हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें जो फूड क्राइसिस की है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑनर है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट में फूड की अवेलेबिलिटी, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को बढ़ाने को लेकर कुछ भी बहुत ही इनोवेटिव या नया किया हो। जब हम बात करते हैं फूड प्राइस की तो कई सारे एरियाज कवर होते हैं जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड सप्लाई से रिलेटेड हो, जैसे कि प्लांट, एनिमल, सॉइल साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिएंट, रूरल डेवलपमेंट, कुछ भी ऐसा जिससे हम फूड क्राइसिस से लड़ सकते हो। तो वर्ल्ड फूड प्राइस उस फील्ड में दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ये मिल सकता है। उनका रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर पॉलिटिकल बिलीफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। $2,50,000 दिए जाते हैं। इसके अलावा मिलता है एक स्कल्पचर जिसे डिजाइन किया जाता है सॉल बास के द्वारा, जो कि नोटेड आर्टिस्ट एंड डिजाइनर है। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि NSG और UNSC के बारे में है। फ्रांस ने एक बार फिर से दोहराया कि वो बिल्कुल कमिटेड है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फर्दर
वो भारत की जो एंट्री है उसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी समर्थन देता है। बात करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी के बारे में। इसे 1974 में बनाया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इस संस्था की मेंबरशिप के लिए इंडिया बिड कर रहा है। ये इंडिया के अगेंस्ट में ही बनाई गई थी। जब इंडिया ने उस दौरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा नाम से, उसके अगेंस्ट में इस ग्रुप को तैयार किया गया था। 48 मेंबर्स हैं एनएसजी में। ये एक एलीट क्लब है ऐसे देशों का जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, फिसाइल मटेरियल है, वो किसी भी देश के पास जाने ना पाए, ताकि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। आज इंडिया इसी संस्था को ज्वाइन करने को लेकर बिड कर रहा है और कभी ये भारत के अगेंस्ट में ही बनाया गया था। जो ग्रुप है ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को यानी कि परमाणविक विस्तार को रोकने की कोशिश करता है। कोई भी ऐसा मटेरियल, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, ये उसके एक्सपोर्ट को रोकेंगे। इसकी पहली मीटिंग 1975 में लंदन में हुई थी एंड दैट इज द रीजन कि इसे लंदन क्लब भी कहा जाता है। इसमें जो भी गाइडलाइंस लाई जाती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यह संस्था 1945 में बनाई गई। यूनाइटेड नेशंस में टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। यह हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क में। 15 मेंबर्स बेसिकली इसमें होते हैं, जिनमें 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 साल के टेन्योर के लिए चुने जाते हैं, मतलब 5 मेंबर्स हर साल चुन लिए जाते हैं। यहां पर देखिए जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर साल चुने जाते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। और 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं। हर मेंबर के पास 1 वोट होता है, लेकिन अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने नो कह दिया तो वो वीटो होता है, फिर रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। एंड दैट इज रीजन कि हम देखते हैं कि कई दफा जो विवेक पावर्स हैं जिनके पास वीटो है, जैसे कि यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रशिया, इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाता, या किसी भी ऐसे देश के खिलाफ जिन्हें इनका समर्थन प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के बारे में है। इंडिया को भी हाल ही में सर्वसम्मति से नया चेयर चुन लिया गया है एएईए के लिए, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए। इंडिया चेयर करेगा इस बॉडी को 2022 से 24 के बीच में। देखिए जो मीटिंग है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अभी हाल ही में हुई है फिलीपींस मनीला में, वहीं पर यह डिसीजन लिया गया। बात करते हैं एएईए के बारे में। यह 1998 में बनाया गया नॉन पार्टीशन फोरम है, मतलब इनका फोकस एक इंक्लूसिव इलेक्शन डेवलपमेंट पे होता है। किसी पार्टी, किसी कंट्री को फोकस में नहीं लेते, बल्कि इलेक्शन प्रैक्टिसेस को ओवरऑल कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर सभी देशों के जो भी इसका हिस्सा हैं, जो इलेक्शन अथॉरिटीज हैं, वो इकट्ठा होती हैं, एक अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि कैसे इलेक्शंस को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, जिससे कि हम गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकें। 20 एशियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसका हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इसका हिस्सा है, जो फाउंडिंग मेंबर भी रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइस चेयर करता है इंडिया की ओर से 2011 से 13 के बीच को, और 2014 से 16 के बीच में चेयर जो मिला वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला था, इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके लिए। एएईए एसोसिएट मेंबर भी है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि अवेब के लिए। ये दुनिया भर के इलेक्शन अथॉरिटीज को, जो कई सारी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको शामिल करता है और ग्लोबल लेवल पे इलेक्शन प्रैक्टिसेस को बेहतर करने की कोशिश करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैकोलिन कन्वेंशन के बारे में है। इसकी 12th मीटिंग जो है इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की, वो भी हाल ही में हुई। सीबीआई ने भी इसमें हिस्सा लिया। आपको पता है कई सारे मैचेस होते हैं, वहां पे कुछ पार्टिसिपेंट्स मैच को फिक्स कर लेते हैं हराने के लिए। कई दफा वो उसके लिए पैसे ले लेते हैं। ये गलत होता है, बिकॉज इससे आप लेवल प्लेइंग फील्ड खराब कर रहे हो। इस मीटिंग का बेसिक पर्पज ये होता है कि कॉम्पिटिशन में मैनिपुलेशन ना हो। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन तरीकों को लेकर एक प्रॉपर कन्वेंशन तैयार किया गया था मैकोलिन में। मैकोलिन इज अ लोकेशन जो आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 2014 में ये कन्वेंशन साइन किया गया, तैयार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया भर में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम उन्हें फेयर बनाएंगे और उसमें किसी प्रकार की मैच फिक्सिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें हम इंटेलिजेंस को बेहतर करते हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो पता चल जाए, सेंट्रलाइज और जो इन्फॉर्मेशन है उसे एनालाइज किया जाए। अगर कोई इरेगुलर या सस्पिशियस ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है तो हम उसको मॉनिटर करें और देखें कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ने स्पोर्ट्स में मैनिपुलेशन को रोकने के लिए और कंपटीशन को बेटर करने के लिए मैकोलिन कन्वेंशन तैयार किया। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और पनिश करती है ऐसे लोगों को जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये कन्वेंशन स्विट्जरलैंड के मैकोलिन में 2014 में तैयार किया गया। दैट इज द रीजन कि इसे मैकोलिन कन्वेंशन नाम दिया गया। ये किसी भी ऐसे इलीगल स्पोर्ट बेटिंग ऑपरेशन को प्रिवेंट करता है या ऐसे लोगों को पनिश करता है जो स्पोर्ट्स के जो स्पिरिट है उसे खराब करते हो।
कि जमैका के बारे में है। हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी 2 स्टेट के विजिट पे गए जो कि कैरेबियन कंट्रीज हैं, जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो देखिए जमैका की लोकेशन यहाँ पे है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका का रीजन, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है जमैका। ठीक है, यहाँ पर आपको लोकेशन सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की भी मिल जाएगी, ये लोकेशन है उसकी। ठीक है, जमैका की बात करें तो कैरेबियन सी में एक आइलैंड कंट्री है। तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेटर एंटीज कह लीजिए या फिर कैरेबियन रीजन कह लीजिए। पहला ऑब्वियसली क्यूबा एंड दूसरा हिस्पैनियोला, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है जमैका। किंगस्टन इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी भी है। इंडिया जमैका रिलेशंस की बात करें तो प्रेसिडेंट की ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट है, जहां पे वो एक सड़क का उद्घाटन भी करेंगे जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है। फर्दर एक गार्डन भी इंडिया जमैका फ्रेंडशिप को डेडिकेट किया गया है। ये पहली विजिट है जहां पर इंडिया के किसी भी प्रेसिडेंट ने जमैका को विजिट किया। इंडिया और जमैका काफ़ी पुराने और अच्छे संबंध रखते हैं, हमारी अच्छे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। दोनों ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑप्ट करते हैं, दोनों के पास कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है। इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल दोनों ही कंट्रीज में मैसिव स्केल पे होता है और दोनों ही देश क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन, जिसके बेसिस पर हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। रेगुलर बायलैटरल टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच में। जमैका इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दैट टीम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एससीओ रैट्स के बारे में है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो काउंटर टेररिज्म टीम है वो गैदर होगी दिल्ली में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के तौर पे मीटिंग होती है एससीओ रैट्स की, यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की। 16 से 19 मई के बीच में ये जो पूरी मीटिंग है ये हो रही है। इनिशियली ऐसा लगा था कि पाकिस्तान पॉसिबली इसमें पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन पाकिस्तान में अभी हाल ही में सरकार में परिवर्तन आया है, वहां की सरकार बदल चुकी है, तो वहां की सरकार ने अभी ये डिक्लेयर किया कि वो इस एससीओ रैट्स की मीटिंग में शामिल होंगे, जो कि अच्छी बात है, एक पॉजिटिव स्टेप है। कम से कम इस मुद्दे पर सभी देश मिलकर बातचीत कर पाएंगे। अगर हम रैट्स की बात करते हैं तो ये एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है जो कोशिश करता है कि मेंबर स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, आतंकवाद, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को हम रोक सकें। ये सिक्योरिटी और डिफेंस के मुद्दों को आधार बना के बातचीत करते हैं। हेडक्वार्टर्ड है रैट्स उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में। एससीओ की बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो ग्रुप में पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी सरकारें एक साथ मिलकर बैठती हैं। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। यूरोप और एशिया के देश इसमें शामिल हैं। रशिया बेसिकली इसका हिस्सा है, तो रशिया तो यूरोप और एशिया दोनों में ही आ जाता है। मेंबर कंट्रीज में यू कैन सी कि इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 4 देशों के पास ऑब्जर्वर का भी स्टेटस है, 2000 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 2001 में इस संस्था को बनाया गया था। इसकी गवर्नेंस के लिए जो सबसे सुप्रीम बॉडी है दैट इज HSC, यानी कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ के लिए। ये साल में एक बार मिलती है और बातचीत करके डिसीजन लेती है। एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, लेकिन जो रैट्स का सेक्रेटेरिएट है वो उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के बारे में है। अभी हाल ही में साउथ कोरिया में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का 15वां एडिशन कंक्लूड किया गया। साउथ कोरिया के सियोल में ये पूरा कांग्रेस आयोजित हुआ, मतलब मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को भी तैयार किया गया। बात करेंगे सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन क्या है, उसके पहले इस फॉरेस्ट्री कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। ये कोई इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग नहीं है, ना ही ये कोई फॉर्मल मीटिंग है जिसकी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, कुछ कंट्रीज हों जो इसका हिस्सा हों, जो अपने डेलीगेशंस भेजते हों, जैसा कि ज़्यादातर संस्थाओं के साथ होता है। ऐसा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। मतलब जब भी आपको ट्रिक करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि गलत होगा, इसके ये मेंबर नेशंस हैं वो भी गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली में एक जनरल सा फोरम है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं कि जंगलों को हम सुरक्षित रख सकें या उन्हें बढ़ा सकें। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ये लगभग 6 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट इन जनरल 6 साल में एक बार इसे आयोजित कर दिया जाता है। 1926 में इटली में पहली कांग्रेस आयोजित की गई थी। 1954 यानी कि 1954 के बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ ने यह जिम्मेदारी ले ली कि हम मदद करेंगे कंट्रीज को कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को
टाइम से आयोजित किया जाता रहे, क्योंकि ये कोई इंटरगवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, कोई बहुत औपचारिक संस्था नहीं है, कोई इसके बहुत स्पेसिफाइड मेंबर्स नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हाँ हर साल इस समय के दौरान ये मीटिंग होगी। ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन जब नहीं है तो इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि कोई बहुत इंटरेस्ट दिखाए कि हम फॉरेस्ट्री कांग्रेस आयोजित करें। तो फाओ ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि चलो हम आयोजित करवा देंगे। अब इसमें खर्चा आएगा वो कौन देगा? तो ये कहा गया है कि जिस भी कंट्री को ये कांग्रेस होस्ट करना होगा सारा खर्चा वही बियर करेंगे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के लिए फाओ ये रिकमेंड कर देता है कि अच्छा इस साल आप इसको आयोजित कर दो और जो खर्चा है वो बियर कर लो। तो देश अपनी स्वेच्छा से उसका खर्चा उठा लेते हैं। 2022 की थीम रही बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। बात करते हैं सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में। यहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया कि कैसे हम ग्रीन, हेल्दी और रेजिलिएंट फ्यूचर तैयार कर पाएंगे। हमने फर्दर जो सभी स्टेक होल्डर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने आपस में अपने जो एक्सपीरियंसेस थे शेयर किया और अर्ज किया कि सभी लोग जंगलों को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करें। यह भी कहा गया कि लैंडस्केप रिस्टोरेशन को लेकर या फॉरेस्ट को बचाने को लेकर जो भी खर्च किया जाता है 2023 तक हमें उसे ट्रिपल करना होगा, तिगुना करना होगा, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे। हमें सर्कुलर बायो इकोनॉमी और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी पे फोकस करना होगा। सर्कुलर बायो इकोनॉमी जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो साइकिल जब पूरी हो तो उसमें हमें लास्ट में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो फर्दर जो फॉरेस्ट्री है उसे नर्चर करने में हेल्प करें। और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट का हम इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें कि हम क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचा रहे हों। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के बारे में है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने भी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। टाइटल रहा अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफिनिश्ड कोविड-19 एंड इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिसी। नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कोविड-19 अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल एक एनजीओ है जो साइंटिफिक बॉडीज को एक साथ इकट्ठा करता है और हम देखते हैं कि दुनिया में सोशल या नेचुरल साइंसेस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इस संस्था को 2018 में बनाया गया, हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के पेरिस में। क्या हाइलाइट्स रही इस रिपोर्ट की? कोविड-19 के बारे में यहाँ पे ये बताया गया कि कोविड-19 ने दुनिया में इनइक्वालिटी को बढ़ाया है। हेल्थ, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक और सोसाइटी सभी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और हर जगह पे इनइक्वालिटी बढ़ी है। कोविड-19 एक एंडेमिक की तरफ पूरी दुनिया में फैल गया। कई सारे देशों का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया और फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ी हुई है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी कोविड-19 के बाद और बढ़ गए हैं। हम इस समय सोशल वेलबींग को लेकर भी एक थ्रेट फेस कर रहे हैं। लंबे समय तक स्कूल्स बंद रहे, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट हुई और जेंडर बेस्ड वायलेंस भी इस दौरान बढ़े। तो काफ़ी नेगेटिव इंप्लीकेशंस रहे कोविड-19 के। आर्टिकल स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 35th बोर्ड मीटिंग को एड्रेस किया। सन 2000 में इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। ऑब्जेक्टिव बहुत ही साधारण सा है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है, कुछ इस तरीके से कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रह ही ना जाए। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस इनिशिएटिव के जरिए हम दुनिया भर के देशों को एक साथ इकट्ठा लेकर आते हैं कि टीबी के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव लड़ाई लड़ी जा सके। इन बिटवीन सन 2000 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने एक कॉल फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन को अनाउंस किया, जहां पर 20 कंट्रीज के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस ने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर किया। ये वो देश थे जहां पर टीबी का खतरा ज़्यादा होता है या फिर टीबी बर्डन ज़्यादा है। वहाँ पर जिस डिक्लेरेशन को ऑप्ट किया गया उसे ही हम एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन बोलते हैं, जहाँ पर तैयारी की गई कि टीबी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। इस पार्टनरशिप में, इस स्टॉप टीबी पार्टनरशिप में कौन है पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन? 1500 लगभग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस इस इनिशिएटिव में शामिल हैं, जिसमें इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 35th जो बोर्ड मीटिंग रही उसमें क्या हाइलाइट्स रही? CTB ये एक टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट की किट है जो मेड इन इंडिया है, भारत में ही तैयार की गई है। उसे यहाँ पर अनवील किया गया। ये जो टेस्ट है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इसके काफ़ी सारे फायदे हैं उन देशों के लिए स्पेसिफिकली जहाँ पर टीबी का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमने अडॉप्ट पीपल विद टीबी इनिशिएटिव को इस दौरान अनाउंस किया। अडॉप्ट पीपल विद टीबी इनिशिएटिव में हम ऑर्गेनाइजेशंस को,
कॉरपोरेशंस को, इंडस्ट्रीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन इंडिविजुअल्स को इनकरेज करते हैं कि वो जो इंडिया का एक वैल्यू सिस्टम है कलेक्टिविज्म का, कि हम सभी एक दूसरे की मदद को आगे आते हैं, उसके तहत उन्हें हम इनकरेज करेंगे कि आप टीबी इन्फेक्टेड लोगों को अडॉप्ट कर लीजिए, उनके न्यूट्रिशनल और सोशल सपोर्ट को इंश्योर करिए ताकि वो टीबी से जल्दी रिकवर कर पाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। हाल ही में गुजरात में इसका एक रीजनल ऑफिस स्थापित किया जा रहा है एनडीबी के द्वारा। ये भारत में फंडिंग को देखेगा, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा, ना केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी यही ऑफिस इन सारी गतिविधियों को मॉनिटर करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे स्टैब्लिश किया ब्रिक्स के 5 देशों ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर्ड है चाइना के शंघाई में। बात करें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की हिस्ट्री की, तो इसके बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बातचीत की गई 2013 में, जब ब्रिक्स की 5वीं समिट हो रही थी साउथ अफ्रीका के डरबन में। फाइनली इसे 2015 में लॉन्च कर दिया गया, जब ब्राजील के फोर्टलेजा में 6th ब्रिक्स समिट हुई। तब 2018 में एनडीबी को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया। वर्ल्ड बैंक, जहां पे किसी भी कंट्री का जो वोटिंग शेयर होता है वो उसके कैपिटल शेयर के बेसिस पे होता है, जो कि हर देश का अलग अलग होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर देश के पास एक वोट होता है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होता। यहाँ पे पैसे को या रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है कि हम दुनिया भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन्हें सस्टेनेबल फॉर्म में इंप्लीमेंट कर पाएं और एफर्ट्स कर सकें जो बाकी के मल्टीलैटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो भी एफर्ट्स हैं उनको हम सप्लीमेंट भी कर पाएं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में है, IPEF के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो एक्सपेक्टेड है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और उसे लॉन्च करेंगे। आपको पता होगा इसके पहले एक संस्था हुआ करती थी जिसे कहा जाता था TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और जब ट्रंप आए थे तो वो इस संस्था को लेकर बहुत ही ज्यादा तल्ख थे। इनफैक्ट उन्होंने खुद को TPP से विड्रॉ भी कर लिया था और USA के निकल जाने के बाद ये संस्था लगभग डाइफंक्शनल हो गई क्योंकि वो एक बड़ा स्टेक होल्डर था। पैरेलली TPP के USA के निकल जाने के बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन में USA की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क्स रेज किए गए कि क्या USA इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रेडिबल पार्टनर है। इसके बाद बाइडेन ने जब पद संभाला तो उन्होंने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने साथियों के लिए क्रेडिबल बने और उसी दिशा में एक कदम होगा IPEF। ये TPP जैसा तो नहीं होगा, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अक्टूबर 2021 में US एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि वो IPEF बनाएंगे। ये कोई ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा जहां पर एक देश से कहा जाएगा कि आप ट्रेड टैरिफ्स में छूट दीजिए, अपने मार्केट की एक्सेस दीजिए, जो सामान्यतया ट्रेड एग्रीमेंट्स में कहा जाता है। ये वैसा नहीं है, ये उससे कुछ अलग है। कैसे अलग है ये समझिए। इस पूरे फ्रेमवर्क में होंगे 4 मॉड्यूल जो कवर करेंगे फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, व्यापार अच्छे से हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका जो सप्लाई चेन तैयार होता है वो बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डीकार्बनाइजेशन, टैक्स और एंटी करप्शन। ये 4 मॉड्यूल्स होंगे। फर्दर इन मॉड्यूल्स के भीतर कई सारे स्पेसिफिक पिलर्स होंगे। जो कंट्रीज हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि वो 4 के चारों मॉड्यूल्स साइन करें या फिर उनके भीतर स्पेसिफिक सारे पिलर्स साइन करें। उनके पास ऑप्शन होगा कि वो किसी एक मॉड्यूल को साइन कर सकते हैं और दूसरे के लिए मना कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टिसिपेंट को हर मॉड्यूल में जाने की बाध्यता नहीं होगी। कुछ ऐसी भी बातें हैं इसमें जो इंडिया के लिए ऑब्जेक्शनेबल होंगी, जैसे जो फेयर और रेजिलिएंट ट्रेड मॉड्यूल है उसमें US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड करने वाले हैं डिजिटल, लेबर और इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स भी होंगी। यहाँ पे निश्चित तौर पे इंडिया को आपत्ति होगी क्योंकि लेबर लॉज को लेकर अक्सर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट किया जाता है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर भी इंडिया के एक्सपोर्ट को रोका जाता है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसमें इन्वायरमेंट को, रिवर्स को बहुत ज्यादा पोल्यूट किया जाता है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर अक्सर इंडिया काफी तल्ख रहता है जो भी वेस्टर्न पॉलिसीज होती हैं उनको लेकर। तो अगर इस पिलर में इन बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, फर्दर कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स की बात की गई, तो इट इज वेरी पॉसिबल कि इंडिया इस मॉड्यूल में जाने से इनकार कर दे। और शायद इसीलिए इसे इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया भी गया है कि कहीं कोई बात अटके नहीं। अगर आपको लगता है कि ये मॉड्यूल आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो आप ज्वाइन मत करिए, आप दूसरे मॉड्यूल को ज्वाइन कर लीजिए। जो IPEF है इसमें मार्केट एक्सेस कमिटमेंट की बात नहीं की जाएगी कि आप ट्रेड बैरियर कम करिए या फिर
ज़्यादा जो मार्केट एक्सेस है उसको ग्रांट करिए। ये काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, इसीलिए हमने कहा कि ये कन्वेंशनल ट्रेड फ्रेमवर्क से काफ़ी ज़्यादा अलग है, वैसा नहीं है जैसा हम यूजुअली ट्रेड एग्रीमेंट्स में देखते हैं। यूएस आखिर इस प्लान को लॉन्च कर क्यों रहा है? बिल्कुल वही, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रीगेन करना चाहते हैं जो टीपीपी से डोनाल्ड ट्रंप के विड्रॉ कर लेने के बाद घट गई है। इसके अतिरिक्त वो यूएस इकोनॉमिक एंड ट्रेड स्ट्रेटजी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि वो इस पूरे रीजन में चाइना को काउंटर भी कर सकें। क्या इंडिया आईपीईएफ को ज्वाइन करने वाला है? इंडिया अभी इससे एग्जामिन कर रहा है कि इसके क्या प्रावधान हैं, वो इंडिया के लिए कितने ज़्यादा फेवरेबल या अगेंस्ट में होंगे, उसके बाद ही इंडिया डिसाइड करेगा। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि इंडिया कुछ पिलर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दे और कुछ पर अपनी सहमति जता दे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में जापान के टोक्यो में यूएसए और इंडिया के बीच में साइन किया गया। ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट 1997 में फॉर द फर्स्ट टाइम साइन किया गया था, अभी हाल ही में उसे रिवाइव कर दिया गया। जो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट है वर्तमान में किया जाने वाला, जो क्वाड समिट के पैरेलल किया गया, ये 1997 के एग्रीमेंट को सुपरसीड कर लेगा, मतलब अब ये प्रभावी हो जाएगा। क्या है ये इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट? ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसके तहत यूएसए की जो एजेंसी है, जिसे डीएफसी कहा जाता है, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, वो सभी देशों में जाकर स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। जो की प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनके सॉल्यूशंस के लिए 2018 में बिल्ड एक्ट आया। देखिए, जो डीएफसी है यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी या कॉरपोरेशन जो भी है, उसके पहले एक संस्था हुआ करती थी ओपिक नाम की, ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसको रिप्लेस किया डीएफसी ने। अब जो यूएसए की डीएफसी है उसकी विंग कई सारे देशों में काम करती है, लेकिन डीएफसी यूएसए की जो है वो किसी देश में तभी ना जाके काम करेगी जब यूएसए का डीएफसी को लेकर कोई एग्रीमेंट हो उस देश के साथ। इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट कर लिया। इसका मतलब ये है कि यूएसए की डीएफसी अब इंडिया में आ सकती है। वो इंडिया में आने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और देखेंगे कि यूएसए कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि जो की प्रॉब्लम्स है वहाँ की उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। ये प्रॉब्लम्स हेल्थ, इम्यूनाइजेशन या मेडिसिन के सेक्टर में हो सकते हैं, इंफ्रा के सेक्टर में भी हो सकते हैं। आईआईए साइन किया जाता है ताकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया जा सके डीएफसी के थ्रू, जिसमें डेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गारंटी, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब अगर कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर रहा है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां इन्वेस्टमेंट करने पे उसे नुकसान ना हो, ये सारी चीजें फैसिलिटेट करता है आईआईए। ये एग्रीमेंट लीगल रिक्वायरमेंट है डीएफसी के लिए। वही मामला कि जिस देश के साथ एग्रीमेंट है ही नहीं वहां पर डीएफसी जाएगा कैसे? डीएफसी की वजह से इंडिया में 1974 के बाद से लेकर अभी तक 5.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। आईएलओ ने अभी हाल ही में कहा है कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में LGBTQI प्लस पर्सन को इंक्लूड किया जाए। LGBTQI ये कंपोजिट वर्ड है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आईएलओ की बात करते हैं। आईएलओ को ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के तहत 1919 में बनाया गया था। ये उस समय जो लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, जो पूर्ववर्ती था यूनाइटेड नेशंस का, उसकी एक एफिलिएट एजेंसी थी। ये एकमात्र ट्राई पार्टाइट यूएन एजेंसी है जिसमें शामिल है गवर्नमेंट यानी कि 1, एम्प्लॉय यानी कि 2 और वर्कर्स यानी कि 3। तभी तो हुआ ट्राई पार्टाइट। 187 देशों के ये 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये लेबर स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तैयार करते हैं ताकि मेन एंड वुमेन डिसेंट वर्क में जा सकें। ये फर्स्ट एफिलिएट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की 1946 में। हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सोशल जस्टिस इंश्योर करता है, ताकि जो फाउंडिंग मिशन है इसका वही है कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करें सभी लोगों के लिए। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करते हैं और पूरा सपोर्ट देते हैं कि एथिकल और प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क तैयार रहे फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, जहां सभी को इससे लाभ मिले। LGBTQI कम्युनिटी के लोगों की बात करते हैं। LGBTQI या IQ आप दोनों बोल सकते हो। ये एक कंपोजिट टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। I है इंटरसेक्स एंड Q है क्वीर या फिर क्वेश्चन, मतलब क्लियर नहीं है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ये पूरा टर्म किसी भी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ वर्क में ये माना जा रहा है कि जो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं उनका इंक्लूजन अभी भी कम है। तो जो भी देश हैं उन्हें ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि उनके प्रति जो प्रिजुडाइस है वो खत्म हो और वो वर्क फोर्स में इन्वॉल्व हो सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के बारे में है। 30 साल पूरे हो गए मॉस्को में हाल ही में जब इसकी समिट ऑर्गेनाइज की गई तब। ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है
जहां पे 6 देश एक साथ इकट्ठा होते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। 2002 में फॉर द फर्स्ट टाइम CSTO को बनाया गया। इसके पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992, जिसे ताशकंद ट्रीटी के नाम से भी पुकारा जाता है, वो बनाई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव मोरलेस वही था जो CSTO का रहा 2002 में। तो CSTO अपना ओरिजिन 1992 के ताशकंद ट्रीटी में ट्रेस करता है। हेडक्वार्टर्ड है मॉस्को में। मेंबर्स की बात करें तो 6 मेंबर्स हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ CSTO। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये पीस, इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और कलेक्टिव बेसिस पे इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी को इंश्योर करते हैं अपने मेंबर स्टेट्स के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट CSTO। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के फायदे बताए। देखिए, जो स्कीम है इसे शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान। कई सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। इन दैट केस उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो सरकार ने मई 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसके तहत जो कोविड अफेक्टेड बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट और एम्पावर करने की योजना बनाई गई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए, या मान लीजिए एक ही पेरेंट थे, सर्वाइविंग पेरेंट, उनकी जान चली गई, या कोई लीगल गार्जियन या अडॉप्टिव पेरेंट जिनकी जान कोविड-19 की वजह से चली गई, इन दैट केस वो बच्चा तो अनाथ हो जाएगा, या अगर उसकी केयर कोई करता भी है तो वो केयर हो सकता है उस व्यक्ति को बर्डन लगे। इन दैट केस सरकार उस बच्चे के लिए कई तरीके की मदद मुहैया करवा रही है, ताकि अगर कोई उस बच्चे की केयर कर भी रहा है तो उसके लिए वो बच्चा बर्डन तो कतई ना हो, बल्कि उनके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त असिस्टेंस के प्रावधान हो। उनके बोर्डिंग एंड लॉजिंग की सुविधा की जाएगी कि वो रुक के पढ़ सके। 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। स्कूल्स में एडमिशन दिलवाया जाएगा। 20,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी जब तक वो स्कूल जाते रहेंगे। ठीक है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन मिल जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। 23 साल की उम्र तक उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और जब वो 23 साल की उम्र पूरी कर लेंगे तो उन्हें सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि इस उम्र में जो भी व्यक्ति होगा वो इतना सक्षम हो जाएगा, अगर उसे इनिशियल सपोर्ट मिला है, कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी आगे की आजीविका के लिए विकल्प चुन सकता है। तो सरकार एक तरीके से उनका पूरा ख्याल रखेगी कि कोविड-19 में अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो भी दिया है तो वो एक अच्छा जीवन जी सके। इसी सीरीज में पासबुक ऑफ PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन और हेल्थ कार्ड अंडर आयुष्मान भारत, ये भी तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और वो बच्चों को प्रोग्राम के दौरान हैंड ओवर किया जाता है, ताकि वो इसको इस्तेमाल करके जो भी बेनिफिट्स हैं उन्हें अवेल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसको MRCC भी बोल सकते हैं। देखो हुआ क्या है, आप आजकल देख रहे हो श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में है, राइट, पर ये उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ क्या है कि इंडिया और श्रीलंका ने ना एक तरह का MOU साइन किया हुआ है। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन है, मतलब एक तरह से जैसे ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आप जानते हो, राइट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक हम MRCC मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे, कोलंबो के अंदर। ठीक है, श्रीलंका के अंदर हम इसको एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। अब आप ना नाम से भी सोच सकते हो कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ये किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा होगा। देखो हो सकता है ना कि जैसे हमारे अलग अलग जैसे हमारे ओशंस हैं, ठीक है, तो ओशंस के अंदर काफ़ी बार हमारे पास कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ प्रकार का अलग अलग प्रकार के या फिर डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है ओशन के अंदर ऑयल स्पिल जैसे सिचुएशन भी देखने को मिले। तो इस सिचुएशंस को किस तरह से हम अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करें, इन ऐसे इश्यूज़ को, ऐसी इमरजेंसीज को कैसे टैकल करना है, ये क्या काम है, ये काम है MRCC यानी कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का। ठीक है ना, एक तरह का सेंटर बन जाएगा यहाँ पर से, मतलब पूरा ना वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे किस तरह से अब इस जो इमरजेंसी आ चुकी है इसको कैसे टैकल करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके साथ ही जो MRCC है दैट इज़ मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर जो UN इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO आपने सुना है ना, तो IMO जो है उसके अंदर एक ना उसका पार्ट है, मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क का, राइट। और इसके अगर फंक्शंस की बात करें, थोड़े बहुत फंक्शंस तो आप समझ ही चुके हो किस तरह से हम इमरजेंसीज के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ ही साथ हर एक कंट्री का अपना क्या होगा, सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, ठीक है ना, SAR करके भी बोल देते हैं इसको, राइट। और इंडिया की तरफ से देखो जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो क्या है, जो कोस्ट गार्ड, एंड श्रीलंका की तरफ से उनकी जो नेवी होगी। तो कहीं ना कहीं देखो दोनों जो कंट्रीज़ हैं आपस में एक तरह से साथ में आ रही हैं, ताकि जो भी मैरीटाइम के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ इमरजेंसीज आती हैं, कुछ डिजास्टर्स आते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करना है, उनको रेस्क्यू करना है, ये सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन हो पाए, इन इमरजेंसीज की कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक कोऑर्डिनेटेड और अच्छा रिस्पॉन्स हो पाए, इसके लिए ये MRCC है, राइट।
और कहीं ना जब हम मेंस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस का मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो अगर इंडिया श्रीलंका के ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट को वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। आप जानते हो कि वैसे भी श्रीलंका न्यूज़ में है, तो एक डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कहीं ना कहीं आईआर के अंदर हमें ना इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इस वजह से ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। उसके साथ ही आप जानते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक विजन भी है, दैट इज सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट उसी के साथ में ही एक तरह से आप उसको भी साथ में ना रिलेट कर सकते हो। डिफरेंट हमारी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो आती हैं, वहाँ पर किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जा पाए। इंडिया एक तरह का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड इस पर्टिकुलर जो MRCC है, इसके थ्रू हम जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस कर देते हैं। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस करी थी IMO के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं IMO क्या है, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ध्यान क्या रखना है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। ध्यान देना, दोनों में फ़र्क होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी में। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जो कि जो भी सारा मतलब इंटरनेशनल शिपिंग हो गया या शिप्स के रिगार्डिंग जो भी पोल्यूशन होता है, उनको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, या फिर जो सेफ्टी है वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, तो सारे इन मुद्दों पे, इवन द लीगल मैटर्स, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाती है यूनाइटेड नेशंस की, IMO की, ठीक है ना। एक तरह की ये स्पेशल एजेंसी है। और जब भी हम कोई ना इस तरह की हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है, क्या इंडिया उसका मेंबर है। तो येस, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें करंटली 175 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया पूरा MRCC भी पढ़ लिया एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, TTC करके बोलते हैं, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस चीज़ का मतलब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखो आप कहीं ना कहीं नाम से क्लियर हो गए होंगे कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस हो रहा है। और जो दोनों पार्टनर्स हैं, चाहे इंडिया हो गया चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, तो जो भी हमारे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उनको किस तरह से हम टैकल करें, ठीक है ना। किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे दोनों कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्रीज ना कह के इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि जो दूसरा एक तरह का ब्लॉक है, उसके साथ किस तरह से हम कॉपरेशन को अपने और इन्हेंस कर सकते हैं, ये यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। और ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है ना, ये इंडिया के लिए पहला है, मतलब इंडिया पहली बार किसी के साथ इस तरह का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मतलब उसके साथ कर रहा है। बट यूरोपियन यूनियन के लिए दिस इज द सेकंड वन। दे हैव ऑलरेडी सच एन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो यूरोपियन यूनियन के लिए दूसरा, इंडिया के लिए पहला। और कहीं ना ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है, यूरोपियन यूनियन के लिए दोनों कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। उसके साथ ही साथ देखो हमारे जो अलग अलग जैसे आप जानते हो ना कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट भी हमने काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो सारे जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, दोनों की आपस में स्ट्रेटेजिक जो मतलब पार्टनरशिप है एक तरह से, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके साथ ही आप देखो इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्वाड फॉर्मेशन देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इतना ज़्यादा वर्ल्ड का पूरा ग्लोबली मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में क्लोज आएंगे। तो जो भी चैलेंजेस चाहे वो ग्लोबली हों या इंडो पैसिफिक रीजन को स्पेसिफिकली आप देख के चलो, तो यहाँ पर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए अगर ये दोनों जो डिफरेंट कंट्री और जो यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक अगर ये साथ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब दोनों कंट्रीज़ के लिए मतलब या दोनों मतलब दोनों ब्लॉक्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके साथ ही हमारे जो G20 है, WTO है, इन पे ऊपर भी हमारे कोऑर्डिनेशन बन सकती है। देखो G20 के आपको मेंबर्स भी ध्यान में रखने हैं। ऑलरेडी 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन से मेंबर्स G20 के हैं या नहीं, राइट। और इंडिया जानते ही होगा कि आप ना कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन है वो तो 1960s से ही चल रहे हैं, राइट। उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप वैसे जानते हो कि जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, ठीक है ना, ये इंडिया के सबसे बड़े मतलब ना ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये तो है कंट्रीज़, अगर एज अ ब्लॉक की बात करें ना, जैसे मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 27 कंट्रीज़ के नियरली ना इसके अंदर हैं। कुछ और नई कंट्रीज़ के भी ऐड होने की बात चल रही है, राइट। अभी आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद तो नई कंट्रीज़ भी ऐड हो जाएंगी, तो आई थिंक 29 हो जाएंगी उसके बाद। तो ये अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि अगर ब्लॉक की बात करें तो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा है, अगर कंट्रीज़ में USA और चाइना आ जाती हैं। उसके साथ ही
आप जानते हो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशनशिप था वो एक तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह एलिवेट हो गया था इन 2004। उसके साथ ही 2025 के लिए एक तरह का रोड मैप भी इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने अपनाया हुआ है, राइट। तो ये था सारा रिगार्डिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।